हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कर रहे हैं और ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टी के वन ऑफ द वे इज डन थ्रू सेल। तो हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं थ्रू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो। जो हमारे सेल से रिलेटेड सेक्शंस हैं इस एक्ट में दिए गए हैं फ्रॉम 54 टू 57। अगर आप डीपली रीड करेंगे तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है और क्वेश्चन में आता है। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको एग्जाम में दिखेगा और इजी से इजी टॉपिक, तो बहुत ही मार्क स्कोरिंग है। पे योर होल कंसंट्रेशन। आपको इतने अच्छे से मैं ये समझाऊंगी कि यू विल एबल टू राइट अबाउट ऑल दीज सेक्शंस। सो सबसे पहले हमारा सेक्शन 54 जो बेसिकली एक डेफिनेशन क्लोज है, बात करता है सेल की। व्हाट इज इट? देखिए, सेल को अगर सिंपल टर्म्स में आपको बताना है तो क्या है? सेल इज अ ट्रांसफर। ट्रांसफर किस चीज की? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप हाउ? बाय द वे ऑफ मनी कंसीडरेशन। ठीक है ना? सेल में आप एक चीज बेचते हो, सपोज कीजिए ए है और ये भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई ए की और वो बेच रहा है किसको? बी को। कितने रुपए में बेच रहा है? तुरंत की तुरंत उसने उसको पैसे दिए हैं, बी ने पैसे दिए, ए ने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। यहाँ पर ए ने उसको ओनरशिप दी कि आप से आज से इस प्रॉपर्टी के ओनर आप हैं, और बी ने उनको उस ओनरशिप के नाम के कंसिडरेशन में मनी पे करी, पैसे दिए। दिस इज सेल। सो बेसिकली सेल में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। यहाँ पर ओनरशिप दी जाती है। ओनरशिप जब ट्रांसफर होती है इसका मतलब कि जो ओनर है एक्चुअल में ए था, उसने बी के नाम अपने सारे राइट्स जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे वो उसको दे दिए। आज से वो अपना हक खत्म करता है और उस प्रॉपर्टी का नाम किसके हो जाता है? बी का। प्लस यहाँ पर मनी कंसीडरेशन, मतलब ओनरशिप जो प्रॉपर्टी की आई है वो एक्सचेंज ऑफ मनी से आई है। ट्रांसफरी को मतलब बी को कुछ ना कुछ इन रिटर्न देना पड़ेगा, सम वैल्यू ऑफ मनी। मनी जो ये एक्सचेंज की जाती है इसको बोलते हैं प्राइस। कह देते हैं ना इस पर्टिकुलर थिंग का प्राइस कितना है, दैट इज व्हाट प्राइस। देखिए, अगर आप लॉ के कंसेप्ट से देखें तो वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग। आप 1 लाख के सामान को अगर 100 रुपए में भी खरीदते हो तो उसमें कानून आके कुछ नहीं कहेगा, अगर आप दोनों पार्टी सेटिस्फाई हैं तो। बट देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल सीम कि आपने दूसरे पर्सन को गिफ्ट किया है, क्योंकि गिफ्ट में आप दूसरे पर्सन से कुछ लेते नहीं है इन रिटर्न। देन आपको अब यहाँ से कोई पूछे तो सेल की वैलिड चीजें पता लग गई। देयर मस्ट बी टू पार्टीज होनी चाहिए। पार्टीज कौन कौन होंगी? एक बायर होता है जो प्रॉपर्टी खरीदेगा और एक सेलर होता है, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जो हम इन सेक्शन में बात करते हैं वो होनी चाहिए इमूवेबल। द नेक्स्ट थिंग जो बात होगी दैट इज कंसीडरेशन मींस प्राइस। एंड द फोर्थ थिंग कि ओनरशिप जो सेलर है वो थ्रू एनी मोड वो ओनरशिप कन्वे करे, मींस मोड ऑफ कन्वेंस होना चाहिए, दिखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम किया है, राइट। देन हेयर कम्स कि जो यहाँ पर ये कन्वेंस है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। कन्वेंस को हमने दो तरीके से डिफाइन किया है। कैसे? इट इज थ्रू डिलीवरी ऑफ पोजेशन, या तो आप डायरेक्ट डिलीवरी कर देते हैं या फिर आप उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं। सुना हो आपने? तो रजिस्ट्री का केस और डिलीवरी का केस में क्या बात है बच्चे? डिलीवरी, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन ₹100, उसकी वैल्यू जो है लेस देन 100 है, तो डायरेक्ट आप उस पर्सन को हैंड ओवर कर सकते हैं। सेलर लाकर डायरेक्ट वो बायर को हैंड ओवर कर दे। एंड वेयर इट्स द प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन ₹100, तो आप उसको सिंपल उसके ना उसको ये प्रॉपर्टी लाकर दे नहीं सकते हैं। आपको उसके साथ प्लस एक एक्शन लेना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट। सो वेयर दी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ₹100 से ज्यादा है, प्लस अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो इनटेंजिबल है, मींस कोई राइट है, कोई कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क है, उसको आप दूसरे पर्सन के नाम करवाना चाहते हैं, देन यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इस प्रोसेस से ही पता लगेगा कि आपने दूसरे पर्सन के नाम पे ये कन्वे कर दिया है, राइट। देन देयर कम्स व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। देखिए, अगर आप डीपली बच्चे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, राइट्स ड्यूटीज ऑफ सेलर, तो जब मैं आपको सेल्स एक्ट करवाऊंगी उसमें आपको अच्छे से पता लगेगा कि बायर की क्या ड्यूटीज होती हैं,
सेलर की क्या ड्यूटीज होती हैं, बायर के क्या राइट है, सेलर का क्या राइट है। बट हेयर जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू आई एम टेलिंग यू जो आपकी सेलर से रिलेटेड ड्यूटीज हैं या फिर जितने भी राइट्स है वो सेक्शन 55 में गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं सेलर की ड्यूटीज। देखिए सेलर की ड्यूटी क्या होती है जब कोई सामान सेल नहीं किया है, मींस बिफोर सेल। बिफोर सेल सेलर की ड्यूटी होगी कि वो बायर को सारे जो भी उसके थिंग में उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें कोई भी डिफेक्ट है उसको बताए, राइट। देन टू प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स, उसको सारे कागज दिखाए। बायर कह सकता है कि मुझे सारे प्रॉपर्टी के पहले कागज दिखाओ कि एक्चुअली में आपके नाम है कि नहीं, तो सेलर को वो दिखाना है। देन टू आंसर द रेलिवेंट क्वेश्चंस, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाए उनका आंसर देना है। जैसे मैंने कन्वेंस की बात कही है, सेलर को इससे पीछे नहीं हटना है। रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन करवाए, डिलीवरी है तो डिलीवरी के लिए रेडी रहे। टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक कि वो प्रॉपर्टी बायर के हाथों में ना चली जाए उस प्रॉपर्टी का अच्छे से ख्याल रखें। एंड टू पे एनी आउट गोइंग्स, मीन्स उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी तक जब तक प्रॉपर्टी सेलर के नाम पे थी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करके तब बायर को दे। बायर उनके लिए पेबल नहीं है, उनके लिए लायबल नहीं है। देन हेयर कम्स सेलर की ड्यूटी आफ्टर सेल क्या होगी। ये तो बिफोर सेल थी, जब तक सेल नहीं हुई थी। अगर सेल हो गई है उसके बाद टू कन्वीनियंट फॉर टाइटल के लिए रेडी रहें। पोजेशन मीन्स बायर को उस सामान का पोजेशन दे, ओनरशिप उनके नाम करे। टाइटल डीड्स जाकर बायर के हाथों में रखें। ये पर्टिकुलर्स जो काम है ये सेलर की ड्यूटी के बनते हैं। सेलर का राइट क्या बनता है, देखिए राइट बनता है कि जब तक की प्रॉपर्टी उनके नाम थी, मीन्स अभी एक ही बात कर रही हूँ, जितने भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट है, प्रॉफिट है या कोई और अदर बेनिफिट्स है, इंटरेस्ट है, उन सबको ले, ये उसका राइट है। बायर उनसे छीन नहीं सकता, ये उनके नाम थी अब तक तो उन्हीं का ही राइट बनेगा। देन अगर सेल कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर्टी बायर के हाथों में जाने के बाद भी अगर उनका कोई भी पैसा ऐसा है जो अभी तक अनपेड है, मीन्स अनपेड अमाउंट रह गई है, देन सेलर कैन एक्वायर अ लाइन और अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे चार्ज या लाइन के थ्रू अपना पैसा ले सकता है, राइट। बहुत ही इजी कंसेप्ट है बच्चे। देन कम्स व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बायर। बायर की क्या ड्यूटी बनती है, देखिए अगर अभी तक सेल नहीं हुई है, मीन्स सामान अभी कंप्लीट नहीं आया उसके हाथों में, तो बायर की तब भी ड्यूटी क्या बनती है कि वो तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी सेलर को जाकर पैसा पे करे, मीन्स टू पे द प्राइस। एंड ऑल्सो टू डिस्क्लोज एनी फैक्ट्स विच आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर बायर को कहीं से ऐसा कुछ पता लगता है जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है या ऐसा कोई फैक्ट है जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है, तो वो सेलर के कानों में वो जरूर बात डाले। नेक्स्ट थिंग इज कि बायर की क्या ड्यूटी बनेगी आफ्टर सेल, मतलब सेल जब उस सेल कंप्लीट हो गई है, वो एक्चुअल में ओनर बन गया है, तो क्या हो, टू बियर द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। तुरंत ही जैसे उनकी ओनरशिप आ गई तो कोई भी अगर ऐसी लॉस प्रॉपर्टी का हो जाता है या प्रॉपर्टी में आप उसके बाद कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी तो उन सब का खर्चा कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। एंड प्लस जैसे ही बायर के हाथ में वो प्रॉपर्टी आई तो उससे रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज होंगी वो भी बायर ही पे करेगा। बायर का राइट क्या बनता है बिफोर सेल, देखिए बिल्कुल सारे राइट्स तो वही हैं। ही कैन आस्क फॉर दी डॉक्यूमेंट्स, टाइटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है उस प्रॉपर्टी की, जब चाहे वो टाइटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकता है, तो ये सब काम बायर कर सकता है। देन राइट क्या होगा आफ्टर सेल, सेल होने के बाद अगर कोई राइट्स है तो बायर जब ओनर बन जाएगा प्रॉपर्टी का, ही इज एंटाइटल टू गेट ऑल द बेनिफिट्स, वो सारे बेनिफिट्स एंजॉय करेगा। रेंट्स जितने, सेलर फिर नहीं कह सकता कि भाई आपके नाम तो चलो प्रॉपर्टी बट किराया मैं लूंगा, नो, व्हाई विल ही टेक, बिकॉज बायर इज नाउ गोइंग टू बी द ओनर, तो उनका सारा कौन लेगा खर्चा या इनकम जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी वो बायर की होगी, राइट। देन हेयर कम्स दी सेक्शन 56। सेक्शन 56 क्या बात करता है, मार्शलिंग, मार्शलिंग बाय परचेजर। देखिए बहुत अच्छे से समझना है, थ्रू एग्जांपल मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगी। मार्शलिंग थ्रू परचेजर मींस कि परचेजर मार्शलिंग कैसे करवा सकते हैं। सपोज कीजिए एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है ए, दिस वन नंबर, 2 नंबर एंड 3, ये 3 प्रॉपर्टी एक ही है, और उसने ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है मोर्टगेज पर दे दी, किसको दे दी, मिस्टर एक्स को।
ठीक है, और इन 3 प्रॉपर्टीज के बदले एक्स ने इसको लोन दे दिया ऑफ ₹20,000, 20,000 का लोन दे दिया और तीनों प्रॉपर्टी मोर्टगेज पर एक्स के पास रखवा दी है, राइट। अब क्या करता है ए, इनमें से एक प्रॉपर्टी बेच देता है, किसको, बी को, बी को एक प्रॉपर्टी बेच दी। अब टाइम आता है कि जब ये पैसा मतलब एक्स ये अपने मोर्टगेज का पैसा निकलवाना चाहता है, एक्स इज के पास अब प्रॉपर्टीज सारी की सारी हैं। नाउ इफ he enforces the right of mortgage for recovery of his ₹20,000, जब वो अपना पैसा निकलवाना चाहता है 20,000, तो अब बी का राइट बनता है, बी के पास एक ऑप्शन है, वो जाकर एक्स को कहे कि अभी आप जो मेरे नाम की प्रॉपर्टी है उस पे से पैसा ना निकलवाएं, पहले प्रॉपर्टी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उनको बेच के अपने लोन का पैसा पूरा कीजिए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, बी की प्रॉपर्टी वही की वही रहेगी। सो व्हाट विल ही से, he has the right to insist that the mortgage debt be first realized out of the properties 2 and 3. So rupees 20,000 are to be realized from these two properties. But if property जो 2 and 3 हैं, जो ये सेल करने के बाद, मतलब सेल करने के बाद भी 20,000 पूरे नहीं उतरे, सपोज करिए सिर्फ 18,000 ही बने इनको बेचने के बाद, देन जो रिमेनिंग 2000 है दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी 1, ये एक्स का राइट बनता है, वो प्रॉपर्टी 1 में से फिर निकलवाएगा। तो दिस सेक्शन इटसेल्फ प्रूव्स कि जो ए एंड बी है, मींस बायर, ये सेलर थे, ये बायर थे, परचेजर तो बी था। सो बी के पास ही मार्शलिंग बाय परचेजर, वो मार्शलिंग कर सकता है, जाकर एक्स को कह सकता है कि यू कैन एनफोर्स योर मोर्टगेज डीड राइट, जो भी मोर्टगेज से रिलेटेड राइट है, ऑन द रिमेनिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर उनका पैसा वहां से रिकवर ना हो, देन ही कैन कम टू हिज प्रॉपर्टी एंड रिकवर हिज ओन लोन, right? So this is what your section 56 says. Now come to the last section of today's topic, that is section 57. 57 section क्या बात करता है बच्चे, that provision by the court for encumbrances and sale freed therefrom, या encumbrances on sale, encumbrances on sale। देखिए ध्यान से सुनिएगा सेक्शन 57 को। सेक्शन 57 बात करता है दैट जब भी आप किसी से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस पे कोई भी पुराना बकाया, मींस प्रीवियस कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या आपको चेक करके लेना चाहिए, परचेजर की ड्यूटी भी बनती है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, दैट्स द ड्यूटी। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को ही हम क्या बोलते हैं, एनकम्ब्रेंसेस। सो इनकम्ब्रेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के लिए सेलर ही लाइबल होगा। बाय चांस ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी बेच दी जिसमें बी को पता भी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है या कोई चार्ज है, आउटर लाइबिलिटी है, तो इसमें बी का तो कोई कसूर नहीं है, ए का सारा फॉल्ट है, तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो लाइबिलिटी वही पे करेगा, राइट। सो बायर बाद में, मतलब बायर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वाले खर्चों के लिए लायबल है, जो उस प्रॉपर्टी से पहले ऑलरेडी खर्चे हो चुके हैं उनके लिए बायर लायबल नहीं होता है। दैट व्हाट योर सेक्शन 57 सेज। सो इट सेज इफ देयर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड उसकी सेल हो चुकी है, प्रोस्पेक्टिवली राइट्स एंड लाइबिलिटीज उसके लिए लायबल कौन होगा, प्रोस्पेक्टिव मीन्स आगे आने वालों के लिए बायर। बट इफ देयर आर रेट्रोस्पेक्टिव पहले के कोई है, देन सेलर विल बी लायबल। उस पर कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इफ कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी ऑलरेडी है, दैट विल बी बोर्न बाय द ट्रांसफरर मींस द सेलर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल। जो भी हमने आज डिस्कस किया है वो सब कुछ सेल से रिलेटेड है, अदर मोड्स के लिए वो अभी इस पे नहीं है, हमने जस्ट आज सेल को कंप्लीट किया है। एंड विद दिस today your topic of sale of immovable property is over from my side. If you have any doubt, comment in the section box. Till then, keep enjoying, keep sharing, keep watching, and keep preparing yourself for the next coming examination. Thank you.